साल था 1973। उस वक्त एक मूवी रिलीज होती है, द एग्जॉर्सिस्ट। उस मूवी को देखने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और ऑब्वियसली देखने के लिए भी बहुत से लोग गए थे। बट उस मूवी को देखने के बाद बहुत से लोग वोमिटिंग करने और बेहोश भी होने लग गए थे, क्योंकि लोग हैरान थे कि एक डेमोनिक पोजेशन की मूवी इतनी ग्राफिक और डिस्टर्बिंग हो सकती है। और उसके कुछ टाइम के बाद ही इस मूवी को बैन कर दिया गया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बताया हो ताकि मूवी की और हाइप बने। इस टाइम तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, द एग्जॉर्सिस्ट। अगर हम आज इस मूवी को देखने के लिए जाए तो उतनी डरावनी नहीं लगेंगी, बट ऐसी क्या बात थी जिससे लोग इस मूवी को देखने से डर रहे थे? वो ये बात थी कि इसकी जो स्टोरी है वो एक रियल केस है, पर इस मूवी में एक लड़की के ऊपर डेमोनिक पोजेशन खाया गया है, लेकिन ये रियल नहीं है। असलियत में एक लड़की के ऊपर नहीं बल्कि एक लड़के के ऊपर डेमोनिक पोजेशन हुआ था, और सालों तक उस लड़के का नाम एक सीक्रेट ही रखा गया था। उस वक्त के बहुत सारे फाइल्स में भी उसका नाम सिर्फ आर ही मेंशन किया गया था, पर आगे जा कर के डिस्कवरी ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, तब जाकर उसका नाम रिवील हुआ, द रोनाल्ड डॉय। इंटरनेट पर इसकी रियल फ़ोटो है या नहीं, बट जब भी उसका नाम हम इंटरनेट पर सर्च करोगे तो उसके साथ तो ये एक फ़ोटो अटैच मिल जाएंगी। Yes, How old are you? 12, Is there someone inside you? sometimes. स्टोरी स्टार्ट होती है 1949 में, जब एक 52 साल के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जिसका नाम फादर विलियम बाउडन था, उनको एक कॉल आता है जो उनके ही एक पुराने फ्रेंड का था, जिसका नाम फादर रेमंड बिशप था, और वो सेंट लुइस मसूरी में रहते थे। रेमंड बिशप विलियम बाउडन से कहते हैं कि उन्हें एक लड़की का कॉल आया था, और उस लड़की का कहना है कि उसके बेटे रोनाल्ड पे किसी अनजान शक्ति का वास है। विलियम को काफ़ी सारे फ्रॉड कॉल्स या कभी कभार लेटर्स आते थे, इसीलिए उन्हें इस बात पे थोड़ा शक हुआ, पर उन्होंने सोचा कि कॉल उनके फ्रेंड का है तो वो उनसे मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। बाद में फादर विलियम और रेमंड बिशप रोनाल्ड के माँ बाप से मिलते हैं। रोनाल्ड की माँ बताती है कि उनके बेटे रोनाल्ड के साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। इसके बाद वो रोलैंड के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। रोलैंड डो उसके पेरेंट्स के साथ मैरीलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी लाइफ में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। रोनाल्ड उसके आंट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था, जिसका नाम मिले था। इनको स्पिरिचुअल और भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास था, और रोनाल्ड उनके बहुत करीब था तो उसका भी इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग गया। उसकी आंट के पास एक ऊजा बोर्ड भी था जो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, बट रोनाल्ड की आंट की डेथ हो जाती है। पर अजीब बात ये थी कि उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। अब इस दिन के बाद से ही घर वालों को रोज़ रात में हल्की हल्की पानी की बूंदों की आवाज़ आने लगती है, पर कहीं पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, और घर वाले इसको धीरे धीरे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। पर आगे जा कर के पानी की बूंदों की आवाज़ धीरे धीरे ठोकने और स्क्रैचेस की आवाज़ में चेंज होने लग गई। शुरुआत में घर वालों को लगा कि चूहों का काम हो सकता है, तब उन्होंने चेक भी कराया, पर ऐसा कुछ मिला नहीं। अब यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। घर की बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हिलने लग जाती है इधर से उधर, और एक दिन जीसस का पोर्ट्रेट तो बहुत ज़्यादा हिलना स्टार्ट हो जाता है। देखने पे ऐसा लगता है कि कोई दीवार के अंदर से उस पोर्ट्रेट को हिला रहा है। अब घर की एक्टिविटीज़ रोनाल्ड के कमरे में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सारी एक्टिविटीज़ रोनाल्ड के कमरे में ही होती है। मिले के मरने के ठीक 1 महीने बाद अब रोनाल्ड की बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस के मार्क दिखने लग गए थे, जिस पे लिखा था लूबिस। अब घर वाले समझ जाते हैं कि कुछ तो पैरानॉर्मल है। वो उस ऊजा बोर्ड का यूज़ करते आत्मा से कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं,
पर इसके रिस्पॉन्स में वो डीमन एक चेयर को लिविंग रूम में बहुत जोर से फेंकता है। अब फैमिली एक लोकल लिथुरल से कांटेक्ट करती है और वो उनके घर आकर वहाँ पर प्रे करता है और वो प्रे करते वक्त देखता है रोनाल्ड के ऊपर स्क्रैचेस मार्क्स अपीयर होते हुए। तो वो कहता है कि आप लोग एक बार चर्च में जाकर बात करो कि वही लोग इससे डील कर सकते हैं। बट फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को ही छोड़ दे और सेंट लुइस मसूरी में आकर रहते हैं। पर नए घर में भी ऐसी ही घटनाएं होती रहती है। अब फाइनली जाकर के वो लोग फादर रेमंड बिशप से कांटेक्ट कर ही लेते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, फादर रेमंड बिशप फादर विलियम बाउडन को लेकर उनके पास किस तरह आते हैं। फादर बाउडन फादर रेमंड के साथ रोनाल्ड से मिलते हैं और काफ़ी प्रेयर करने के बाद रोनाल्ड काफ़ी जोर से चिल्लाने लगता है कि उसकी चेस्ट पे बहुत जोर से पेन हो रहा है। जब वो रोनाल्ड की शर्ट को फाड़ कर देखते हैं तो उसके चेस्ट पे नए नए स्क्रैचेस के मार्क्स अपीयर हो रहे थे और उसको देखने के बाद दोनों प्रीस्ट बहुत इंटेंसली प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये प्रे रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यू रहती है। तब जाकर रोनाल्ड शांत हो जाता है। उसके बाद दोनों प्रीस्ट समझ जाते हैं कि ये एक रियल डीमन से डील हो रही है, उन्हें एग्जॉर्सिज्म करना ही पड़ेगा। बट एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन लेनी होती है। वो लोग परमिशन ले लेते हैं पर एक कंडीशन पे, उन्हें ये पूरा एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड करना होगा और फादर बाउडन एग्री कर भी जाते हैं। अब इसके आगे जो भी मैं कहूँगा वो सब फादर बाउडन ने लिखा है अपनी डायरी में और पूरे 28 डेज की एंट्रीज के साथ, और अब मैं वही पढ़कर बताऊंगा। बट इसकी रियल डायरी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, बट उसकी कॉपीज बनाए हुए मिल जाएंगे। डे 1, मैं और फादर बिशप रोनाल्ड के कमरे के अंदर जाते हैं और रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। तब रोनाल्ड बहुत गुस्सा करने लग रहा है, मतलब बहुत वायलेंट एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उसी की वजह से उसके पापा उसको पकड़े हुए हैं और हमें धक्का देता है, बिल्कुल एक हट्टे कट्टे जवान आदमी की तरह। डे 2, आज दूसरे दिन सब कुछ शांत है। बच्चे ने आज ज्यादा कुछ हलचल की नहीं है और वो सुकून से सो रहा है। लगता है कल की प्रे वर्क कर रही हो। पर जैसे ही हम कमरे से बाहर निकलते हैं बच्चे ने फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। डे 3, हम लोग वापस आते हैं। उसके मम्मी पापा की मदद से रिचुअल आगे बढ़ाते हैं और 4 घंटे की रिचुअल करने के बाद लड़का उल्टी करने के लिए रूम की खिड़की खोलने के लिए कहता है और घर वाले खोल भी देते हैं। उसके कुछ देर बाद रोनाल्ड नॉर्मल दिखता है। हम और घर वाले एक दूसरे को बधाई देते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो डीमन जा चुका है। ऐसा कहते हैं कि डीमन अपने विक्टिम को ऐसे ही पीस में छोड़ देता है बिकॉज मैनिपुलेट टू द पीपल, के लोगों को लगे कि वो डीमन चला गया है। बट फादर्स को अपनी पावर्स का यूज करके ये जानना होता है कि डीमन वाज मैनिपुलेटिंग अस। रात के तकरीबन 2 बजे हम तो जा चुके थे और 1 घंटे के बाद रोनाल्ड चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और पूरा घर उसकी आवाज़ से गूंज रहा था। फैमिली वाले हमें बुलाते हैं और हम तकरीबन 3:15 बजे तक वहाँ पहुँचते हैं और रोनाल्ड हमें देखते ही हमको बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता है और चिल्लाता भी है और 6 बजे वो थक कर सो जाता है। डे 4, हम तकरीबन 9 बजे पहुंच जाते हैं और वो एक्टिविटी 8:30 बजे से ही हो रही थी। पूरे घर में से नॉकिंग और रोनाल्ड के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। ये रात रोनाल्ड कुछ ज़्यादा ही वायलेंस दिखा रहा था। रोनाल्ड हमको देखते ही कुछ ज़्यादा ही भड़क रहा था। वो हम पे चिल्ला रहा था, भूख रहा था और अलग अलग आवाज़ में भी बात कर रहा था। ये सब चीज़ें देखकर रोनाल्ड की माँ रोने लग जाती है और मैं कहता हूँ कि रोनाल्ड को कहीं और ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी माँ से दूर और हम बिना डिस्टर्बेंस के एग्जॉर्सिज्म को कर सकते हैं। तब हम रोनाल्ड को एक हॉस्पिटल ले जाते हैं जो कैथोलिक मॉन्क्स चलाते हैं और हम उसको एक प्राइवेट रूम में भी रखते हैं। डे 5 to 17, एक शाम को मैं वापस आ रहा था पर इस बार मेरे साथ फादर हेलरिन थे। फादर हेलरिन को इसीलिए लाया गया था कि वो एग्जॉर्सिज्म के बाद वो रोनाल्ड के पास जाकर बातें करे और सवाल पूछे। एक बार हम रूम में एंटर करते हैं और जैसा मैंने कहा था हेलरिन रोनाल्ड के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैंने एक उसको होली वाटर की बोतल दी थी जो उसने बेड के पास के एक टेबल पे रख दिया था, लेकिन उसके रखने के कुछ सेकंड्स बाद ही वो बोतल अपने आप उड़कर दीवार से टकरा गई
और टूट जाती है। इसके बाद हेलरिन समझ जाते हैं कि वो एक रियल डीमन से डील कर रहे हैं। और जैसे ही हमने रिचुअल स्टार्ट किया तो अपनी कर्स आवाज़ में फादर हेलरिन से कहता है कि उनकी माँ ने नर्क से उन्हें हेलो बोला है। ये सब कई घंटों तक चलता रहता है। उसी दिन हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, पर इस बार रोनाल्ड बहुत ताकतवर लग रहा था। वो दो आवाज़ों में भी बात कर रहा था और हमारे ऊपर बहुत गंदा लिक्विड थूकता है। डे 18 पे वो हम सब से पेन और पेपर मांगता है और उस पे लिखता है आई एम द डील हिमसेल्फ एंड विद इन 2 days आई विल गिव यू योर साइन। ये लिखने के बाद रोनाल्ड चिल्लाने लगता है और उसके चेस्ट पर रोमन नंबर में 10 नंबर अपीयर होता है। ये देखने के बाद मैं कहता हूँ कि लड़के को अब बैप्टाइज करना होगा। बैप्टिज्म मीन्स के कुछ होली वाटर छिड़कने जिससे वो शैतान विक्टिम की बॉडी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। डे 19 अगले दिन मैं रोनाल्ड की परमिशन से उस पे बैप्टिज्म करता हूँ, जिसे देखने से लगता है कि रोनाल्ड अब शांत हो गया है, बट 10 मिनट्स के बाद ही वो वापस चिल्लाने लगता है। डे 20 to 26 रात बीतते गई, प्रे चलती रही, रात बीतते रही और लड़का अभी भी वैसा ही है। डे 27 इस दिन जैसे ही हम प्रे स्टार्ट करते हैं उसकी चेस्ट पे एक वर्ड अपीयर होता है, एग्जिट। ये देखने के बाद भी हम प्रे कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद ही रोनाल्ड कुछ कहता है कि यू नीड टू से मोर वर्ड बट यू नेवर से इट। उस रात के बाद हम सोच में पड़ गए थे कि वो स्टेटमेंट क्या था। मैंने एग्जॉर्सिज्म की बुक देखी, तब मुझे पता चला कि मैं बार बार लॉर्ड वर्ड बोलना भूल रहा था। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। द डे 28 फाइनल नाइट। ये रात बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत बारिश भी हो रही थी। जैसे ही हम पार्किंग में एंटर होते हैं हमें अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हम पार्किंग से देख रहे थे जिस कमरे में रोनाल्ड है उस फ्लोर की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तब गार्ड हमें रोते हुए दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, पर उसने कुछ बताया नहीं। जैसे हम रोनाल्ड के कमरे की तरफ जा रहे थे हमें बहुत ज़्यादा सल्फर की स्मेल आ रही थी। अकॉर्डिंग टू डिमोनोलॉजी, जहाँ से हमें सड़े मांस की स्मेल आए तो मीन्स के वहाँ कहीं डेविल है, बट अगर कहीं से सल्फर की स्मेल आए तो मीन्स के वहाँ कहीं एक डीमन है। हम रूम में जैसे ही एंटर करते हैं रोनाल्ड बेड पर बैठा हुआ था, हमको देखकर मुस्कुरा रहा था और लैटिन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। जैसे ही हमने रिचुअल को स्टार्ट किया तभी रोनाल्ड ने हमसे कहा डैट वाज ओवर साइन। फिर मैंने स्पिरिट को कमांड दिया कि प्रूफ करो कि ये तुम हो। इसके बाद लड़का हंसा और मेरे पर्पल वेस्टमेंट को टच किया तो वो 100 टुकड़ों में बिखर गया। हमने बहुत ज़्यादा प्रे करना शुरू कर दिया जो पहले कभी भी नहीं किया। उसी वक्त रोनाल्ड बेड तोड़कर स्पिरिट निकालता है और मुझे स्टैप करना शुरू कर देता है, यूरिन करता है और बहुत कुछ। प्रेयर के 5 घंटे के बाद रोनाल्ड हवा में लेविटेट करने लग जाता है और हम उसको रस्सी से बांध देते हैं। और तकरीबन 7 घंटे बाद लड़का चिल्लाता हुआ कहता है कि उसने सेंट माइकल द आर्क एंजल को देखा। फिर उसने जलती हुई तलवार को चला के उस डीमन को भगा दिया। फाइनली इसके बाद चीज़ें शांत होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद लड़का अब नॉर्मल दिखने लग रहा था, वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा था, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बट किसी तरह से 28 डेज की जो रिकॉर्ड्स था वो मीडिया में लीक हो जाता है। इसी की वजह से रोनाल्ड की पर्सनल लाइफ लीक हो गई थी। इस चीज़ को देख के विलियम पीटर जो एग्जॉर्सिस्ट के डायरेक्टर थे वो फादर से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। तब फादर बाउडन इसके रिप्लाई में कहते हैं कि आई हैड नो डाउट अबाउट इट देन, आई हैव नो डाउट अबाउट इट नाउ। व्हाट वाज इन दैट रूम दैट नाइट वाज द अदरवर्ल्डली फोर्स, वी कॉल्ड इट डेविल इन फ्लेश।